हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक चल रही थी और ये है अपनी साइंस की यानी विज्ञान अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, और ये है अपनी क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 था अपना भोजन कहाँ से आता है या हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो सब अपने पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज इस क्लास जो दूसरी क्लास है अपने साइंस की, उसमें पढ़ेंगे भोजन के घटक यानी भोजन जो अपन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन से कहाँ-कहाँ से मिलते हैं या किस प्रकार से मिलते हैं, वो सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में जानेंगे। तो आप बने रहिए। ये जो अपनी क्लास 6 है ये कुछ ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, टफ नहीं है, बिल्कुल एकदम बच्चों वाली क्लास है। अगर क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं बस खाली रीड आउट करके बता दूंगा आपको, ताकि आप लोग आसानी से इसको याद कर सकें, या कुछ जो ऐसी चीज़ें आएंगी, कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, वहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी ये खाली रीड आउट वाली ही क्लास है। क्लास 6 के अंदर कुछ समझाने लायक ऐसा चीज़ है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले था कि अध्याय 1 में हमने उन पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित भी किया था कि कौन सा खाद्य पदार्थ कहाँ पर मिलता है, कौन से राज्य का मुख्य भोजन कौन सा है और लोग उन्हें किस प्रकार खाते हैं। उसके भोजन के जो संगठक थे वो भी अपन ने देखे थे। इस प्रकार एक भोजन में चपाती हो सकती है, दाल और बैंगन का भरता भी हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अब अप्पम, मछली और सब्जियां भी हो सकती हैं। देखो, एक अपन नॉर्मली घर पे जो भोजन की थाली खाते हैं वो इस प्रकार की हो सकती है, जिसमें दाल, कुछ सब्जियां भी हो गई, चपाती हो गई, अपन दूध, दही, छाछ भी खाते हैं इनके साथ, और फिर खाने के बाद कुछ मीठा भी अपन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अपना एक कंप्लीट भोजन की थाली बन जाती है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है तथा दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी भी हो सकती है। यानी कुछ लोग शाकाहारी खाना खाते हैं और वहीं कुछ लोग मांसाहारी खाना भी खा सकते हैं। उसके अलावा दही, मट्ठा, मट्ठा यानी जो छाछ होती है अपनी, उसको मट्ठा बोलते हैं, और अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। ये सब छोड़ देते हैं। फिर बात करते हैं कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते, यानी सभी के सब व्यंजन तो अपन एक साथ नहीं ले पाते। एक नॉर्मल आदमी खाना खाता है तो क्या खाएगा? सब्जी, चपाती, छाछ लेगा, दही लेगा या फिर दूध लेगा। मीठे में अपन गुड़ भी खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं, या फिर खांड, बूरा भी घी के साथ खा सकते हैं। सब प्रकार की सब्जियां तो एक साथ नहीं खा सकता। यदि हम यात्रा में हैं तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विशेष प्रयोजन के लिए यानी जैसे जो पुलिस वाले होते हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके लिए उनका अलग व्यंजन हो गया। एथलीट होते हैं उनके लिए अलग व्यंजन हो गया। खेतों में काम करने वाले लोगों का भोजन अलग होता है। जो ट्यूशन पे पढ़ाते हैं या टीचिंग वाले जॉब हो गए, वहाँ पर खाना अलग है। बच्चों का खाना अलग होता है, वयस्क लोगों का खाना अलग होता है, बूढ़ों का खाना अलग होता है। तो ये अपन अभी जानेंगे कि किस प्रकार के अलग अलग भोजन अपन खाते हैं और वो क्यों अपने लिए आवश्यक या आपूर्ति के लिए वो जो भोजन है वो आवश्यक क्यों होता है। फिर है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों और जंतु से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं या इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। और हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ये हमारे शरीर के पोषक तत्व होते हैं, यानी इनके बिना अपने शरीर का या मानव के शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अगर इनमें से किसी भी एक की कमी हो गई तो उसमें विकृतियां आ सकती हैं, वो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है या मानसिक या शारीरिक रूप से भी कमजोर हो सकता है। फिर है कि इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं जिन्हें हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक अधिक पोषक उपस्थित होता है। हम डेली के डेली जब घर पे सब्जियां बनाते हैं तो बदल बदल के सब्जियां इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक सब्जी के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो सकते। हर सब्जी में हर अनेक प्रकार का पोषक तत्व उपस्थित होता है।
और जब हम बदल बदल के वो सब्जियां बनाते हैं तो अपने शरीर को हर दिन एक अलग पोषक तत्व मिलता है और हमारे शरीर में पोषक तत्वों का जो संतुलन है वो बना रहता है। किसी एक पोषक तत्व की अधिकता नहीं होती और ना ही किसी एक पोषक तत्व की कमी महसूस होती है। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। ये सब छोड़ देते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलीनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख लेखनियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। ये क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप अपन छोड़ देते हैं, कुछ काम का नहीं है, नॉर्मली है, करना होगा तो कर लेंगे, नहीं करते हैं। फिर देखो क्या है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन बन गई कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जो ये वाली लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। ये वाली कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं और हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हो गए? मंड और शर्करा के रूप में अपने शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस प्रकार में पाए जाते हैं या किस रूप में पाए जाते हैं, तो मंड और शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, या मंड और शर्करा को भी हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। अब बात करते हैं कि मंड के लिए परीक्षण की। अगर किसी पदार्थ के अंदर मंड है तो हम उसको कैसे परीक्षण करेंगे या कैसे पता लगाएं कि इस पदार्थ में मंड है या मंड उपस्थित है। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, यानी जिसमें हमें परीक्षण करना है वो लेना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाली। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी जैसे ही हम कोई भी खाद्य पदार्थ लिया, जैसे अपन आलू की सब्जी ही ले लेते हैं, मान लेते हैं आलू की सब्जी ले ली अपन ने थोड़ी सी, फिर अपन ने तनु आयोडीन विलयन लिया और उस तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद उस पर डाली। अगर उस आलू की सब्जी का रंग नीला और काला हो गया तो हम ये समझेंगे कि उसके अंदर मंड उपस्थित है या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। फिर बात करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। अपन ने कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण कर लिया, आप प्रोटीन के लिए करते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की वही थोड़ी सी मात्रा लेनी है और जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। यानी प्रोटीन के लिए अपने को क्या करना है कि जिस भी पदार्थ की अपने को परीक्षण करना है कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है, तो क्या करेंगे, या तो वो ठोस है तो उसको कूट कर पीस कर या उसका पेस्ट बना लेंगे और उसको परख नली में डालेंगे। परख नली में डालने के बाद उसमें 10 बूंद जल की डालेंगे और अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है, यानी बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या बन रही हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रंग में दर्शाएगा, नीला या लाल। अगर किसी पदार्थ के विलयन का रंग नीला या काला हो जाएगा, लाल नहीं काला हो जाएगा, तो अपन उसमें समझेंगे कार्बोहाइड्रेट है। अगर किसी का रंग बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन की मात्रा को दर्शाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अपन ने किसी खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया और उस परीक्षण करने के बाद उसका रंग बैंगनी हो गया, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कौन सा पोषक तत्व है। तो ये बैंगनी रंग की वजह से अपन प्रोटीन बोलेंगे। ये अगर बैंगनी रंग है तो प्रोटीन उपस्थित है, अगर नीला और काला रंग हो गया है तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब बात करते हैं वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की वही अल्प मात्रा लेनी है, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। फिर बात करना है कि ध्यान रहे कि कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस डब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी एक सफेद कागज लेना है, उस कागज में कोई भी खाद्य पदार्थ रखना है और उसको कूटना है और इस प्रकार कूटना है कि कागज फटे ना। अगर उस कागज में थोड़ा सा भी तेल होता है या उसमें से अपन प्रकाश को देखते हैं या चिकना चिकना सा लगता है तो उसके अंदर वसा उपस्थित होती है।
खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा भी हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया होगा तो वह सूख जाएगा। यदि इसके बाद भी कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं कि क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने यानी ये कह रहा है कि अब तक जो अपन ने परीक्षण किया है उसमें ये पाया है कि या तो एक ही भोजन के अंदर तीनों पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, या फिर कोई ऐसा भी भोजन है जिसके अंदर ये तीनों पोषक तत्व भी उपस्थित नहीं होते। जैसे अपन ने कौन कौन से बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। और देखो जो तीन पोषक थे मेन अपन ने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनके अलावा विटामिन और खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं, और इनका पता कैसे लगाएं और ये अपने लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं या मानव शरीर के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी पाए गए हैं, वो सब इसमें अपन देखेंगे। सबसे पहले विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं या क्या करते हैं, शरीर के लिए क्या करते हैं वो अपन अभी इसमें जानेंगे। कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करता है, यानी काम करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि एक कटोरी हमने कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लिया और एक कटोरी हमने वसा वाला भोजन लिया। हम दोनों कटोरियों को देखेंगे तो हम जो वसा वाली कटोरी थी उससे हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यानी ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट। अगर अपन सीधी सी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट व वसा, इनको क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोला जाता है ऊर्जा देने वाला भोजन। क्या होते हैं, इन दोनों को बोलते हैं ऊर्जा, क्योंकि इनसे अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, यानी काम करने की शक्ति मिलती है। अब बताया गया है कि यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत बताए गए हैं कि जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। याद रखने लायक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले बाजरा हो गया, बाजरे से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल से मिलता है, गेहूं से मिलता है, शकरकंदी भी खाई होगी। आलू से बहुत मिलता है, आलू की सब्जी अपन खाते हैं। गन्ने से मिलता है, पपीता, तरबूज, आम और मक्का, मक्का के दाने से भी और वैसे भी। इन सबसे ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, याद रखने ना। बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। फिर बात करते हैं यहाँ पर वसा के कुछ स्रोत। पादप स्रोत और जंतु स्रोत बताए गए हैं कि जिनसे हमें वसा मिलती है। पादप स्रोतों में बात करते हैं तो मूंगफली का तेल हो गया, यहाँ पर सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, गिरी यानी ये है अपने बादाम का तेल हो गया और तिल का तेल हो गया। इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। और वहीं ये था पादप स्रोत, ये है तो पादपों से प्राप्त होता है। अब जंतुओं की बात करते हैं तो मांस से हमें वसा मिलती है, मछलियों से मिलती है, घी से भी मिलती है, घी हमें जंतु से प्राप्त होता है। दूध से वसा मिलती है, मक्खन से मिलती है, दूध से अपन जो क्रीम निकालते हैं वहां से भी वसा मिलती है, और अंडों से भी अपन को वसा प्राप्त होती है। ये सब चीजें याद रखने लायक है, आप लोग इनको याद रख सकते हैं। अब फिर बात करते हैं कि प्रोटीन के कुछ स्रोत बताए गए हैं। यहाँ पर ये है जो ये वाली कैटेगरी है, यह पादप स्रोत है, और यहाँ पर ये जंतु स्रोत है। अब देखो पादप स्रोतों में मटर है प्रोटीन के लिए, चना भी है प्रोटीन के लिए। फिर बात करते हैं मूंग की दाल, तुअर की दाल, राजमा से भी प्रोटीन प्राप्त होता है, और सोयाबीन से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ये तो हो गए पादप। अब जंतु स्रोतों की बात करते हैं तो पनीर, पनीर क्या, दूध से ही पनीर बनता है और दूध अपने जंतु से प्राप्त होता है। मछलियों से मिलता है अपने को प्रोटीन, मांस से मिलता है, दूध से मिलता है, और अंडों से भी हमें प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, अपन ने पढ़ लिया था किस लिए काम में होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। वहीं बात करते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी
कहते हैं। यानी शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन को। और क्यों आवश्यकता होता है? कि शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन रोगों से अपने शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के नाम से जाना जाता है। यानी कितने विटामिन हो गए? ए, बी, सी, डी और ई और के, ये हो गए विटामिन। मेनली 6 प्रकार के विटामिन हो गए हैं। और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखता है। यानी आँखों और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। वहीं विटामिन सी की बात करते हैं तो बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो कोरोना में गवर्नमेंट ने भी, डॉक्टरों ने भी, सबने ये बताया था कि जिन पदार्थों में विटामिन सी है आप उनका अधिक से अधिक सेवन करें ताकि आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी हमेशा कारगर रहता है। वहीं बात करते हैं विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं। यानी विटामिन ए से हमारी त्वचा और आँख को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। अब देखते हैं विटामिन ए के कुछ स्रोत। विटामिन ए के कुछ स्रोतों में क्या है? दूध है, मछली का तेल है, गाजर है, आम है और ये पपीता है। वहीं विटामिन बी के कुछ स्रोतों की बात करते हैं तो लीवर हो गया और ये चावल हो गए, फिर ये कुछ अपने दाल हो गई। फिर विटामिन सी के कुछ स्रोतों में देखते हैं संतरा, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सब विटामिन सी की कैटेगरी में आते हैं। संतरा हो गया, टमाटर में भी खटास होती है, अमरूद, मिर्च, मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, ये याद रखना है। नींबू हो गया और आंवला हो गया। और विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी हमें दूध से मिलता है, मक्खन से, मांस से, मछलियों से और अंडों से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं, फिर यहाँ पर देखो हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बन जाता है। यानी विटामिन डी को सबसे सरल, यानी एक जो तुम बात करते हैं ना कि वो आसान तरीका क्या है विटामिन डी प्राप्त करने का, कि जो सुबह की धूप होती है 8 से 10 बजे के मध्य वाली, इसमें हल्की धूप बोलते हैं, अगर आप वो धूप लेते हैं या धूप में काम करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं तो आपके शरीर को भरपूर विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। और वहीं आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन के कुछ स्रोतों में देख लो तो जितनी भी हरी सब्जियां आती हैं वो आयोडीन में आती हैं, मछली आती हैं, यानी जितने भी जलीय जीव आते हैं मांसाहारी कैटेगरी में और हरी सब्जियां आ गई, ये सब आयोडीन करते हैं। नमक हो गया आयोडीन का, और फिर अपनी अदरक हो गई। फास्फोरस में बात करते हैं तो केला हो गया, मिर्च हो गया, दूध से हमें फास्फोरस मिलता है। लौंग में पालक हो गया, सेब हो गया, मांस हो गया और ये नाशपाती हो गई। और वही कैल्शियम की बात करते हैं तो अंडे और दूध से हमें कुछ ये होते हैं खनिज लवण। अब बात करते हैं खनिज लवण। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम खनिज लवणों में आता है, लोह भी खनिज लवण में आता है, फास्फोरस खनिज लवण में आता है और यहाँ पर आयोडीन भी खनिज लवण के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी अपन ने विटामिन पढ़े हैं, जितने भी अपन ने पोषक तत्व पढ़े हैं और जितने भी अपन ने अब तक खनिज लवण पढ़े हैं, हमें इनकी अल्प मात्रा में हर एक विटामिन की, हर एक खनिज लवण की और हर एक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तभी अपने शरीर का एक संपूर्ण विकास हो पाता है। अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति में या किसी भी बच्चे में कोई भी प्रकार की कमी हो गई तो उसमें शारीरिक या मानसिक विकृति आने का या फिर भविष्य में चलकर उसके बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर बताया गया है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है कि कोई सब्जी खा रहे हैं जिसमें एक पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो जाएगी और दूसरे की उसमें कम हो जाएगी, तभी तो हम बदल बदल के सब्जियां खाते हैं। अगर एक सब्जी में ही सारे पोषक तत्व, सारे खनिज लवण और सारे विटामिन उपस्थित रहें तो हम डेली एक ही सब्जी बनाएं जो कि सस्ती पड़े
और हमारा जो एक आम आदमी है उस खर्चा भी नहीं करना चाहता, इसलिए हम लोग हर वीक बदल बदल कर सब्जियां बनाते हैं। उदाहरण के रूप में लेते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। यानी चावल खाने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो एकदम समृद्ध हो जाती है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में ही उपस्थित होता है। फिर बात करते हैं कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कैसे हो गए? साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती हैं, ये आते हैं आहारी रेशे यानी रुक्षांश। रुक्षांश यानी रुक्ष मतलब पेड़, और अंश यानी पेड़ों के जो अंश होते हैं उन्हें हम रुक्षांश कहते हैं, और ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। फिर क्या है कि रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है और इसका आयतन भी बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि रुक्षांश हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो ये रुक्षांश जो हमारे शरीर का बिना पचा हुआ भोजन है उसको बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। जो बिना पचा भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए रुक्षांश की आवश्यकता होती है। इतनी सी आपको लाइन याद रखनी है। फिर बात करते हैं कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जैसे हमारे जो शरीर में पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करना यानी शरीर के काम में आने के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर और जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी भोजन के बनने के बाद शरीर में यूज हो जाते हैं, जितना भी उपयोग कर लेता है शरीर, उपभोग हो जाता है शरीर के द्वारा, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको मूत्र पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको पता लगाना है कि आपके शरीर के अंदर जल की कमी है तो आप सबसे पहले अपने यूरिन को देखिए। अगर यूरिन का रंग पीला है यानी जो आपके मूत्र का रंग पीला है या हल्का पीला है तो भी आपके शरीर में जल की कमी है, यानी आपको अधिक जल पीना है। और अगर आपके शरीर का नाम है सॉरी अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो भी आपको जल पीना है, क्योंकि वो भी एक जल की कमी का ही रीजन है। और गर्मियों में कम से कम एक व्यक्ति को 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हम उन वस्तुओं से प्राप्त करते हैं जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखेंगे क्या कोई अन्य स्रोत है कि हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। अब बात करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल है, यानी खट्टे फल की बात हो रही है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब हम टमाटर और नींबू काटते हैं तो उनका रस होता है वो अपने हाथों पर लग जाता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उनका निरीक्षण करें। ऐसा करते समय आपको पता लगेगा किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिसमें पानी की मात्रा है या नहीं। अगर किसी सब्जी को काटने पर उसमें जल की या अपने हाथ गीले नहीं होते तो आपको लगना है कि उसमें जल नहीं है। अगर हल्का से भी अपना अगर हाथ गीला हो जाता है तो उसको आपको समझ जाना है कि इस सब्जी में जल उपस्थित है। फिर है कि हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डाल देते हैं। ये तो हो गया जल का पता लगाने का क्रियाकलाप, किस सब्जी में जल है या नहीं है, किस फल में है या नहीं है। अब बात करते हैं अपन संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यानी जो भी चीज़ें हम खाते हैं पूरे दिन में उस खाने के अंदर जितने भी अपन ने पोषक तत्व पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब वगैरह और खनिज लवण थे, उन सब की एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। उसे ही हम एक संतुलित भोजन कहते हैं या उसे संतुलित आहार कहा जाता है। फिर बताया गया है कि कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और न ही आवश्यकता से कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश,
व जल भी होना चाहिए। इस प्रकार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी ऐसा भोजन जिसमें सर्व प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण हो गए, रुक्षांश हो गए, जल हो गया, वो जो उपस्थित होता है उसे कहते हैं एक संतुलित आहार या संतुलित भोजन। फिर है कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती। थोड़ी देर पहले ही अपन ने ये डिस्कस किया था कि हर आयु वर्ग को जिनको खाना होता है वो अलग प्रकार का होता है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। फिर बात करते हैं कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन जैसे दक्षिण भारत भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज और दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, सत्तू होता है जो अपना चने का आटा होता है, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट हो। यानी जब अपन खाना बनाते हैं तो हम उन्हें खाना भी एक अच्छे तरीके से पकाना चाहिए। यानी एक उसका भी एक जो सिद्धांत होता है या एक बोल लेते हैं कि नियम होती है, एक विधि होती है कि ना तो ज़्यादा कम पकाना है, ना ही ज़्यादा पकाना है, क्योंकि उससे भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फिर है कि क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। और सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यानी अगर हम चावलों को भी बार बार धोते हैं तो जो उनमें उपस्थित विटामिन खनिज लवण भी कम हो सकते हैं। सब्जियों को काट कर धोते हैं तब भी उनमें जो खनिज और विटामिन अलग हो सकते हैं, इसलिए सब्जियों को काटने से पहले ही धोना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करें? यानी जो विटामिन सी होता है वो पानी में घुलनशील होता है, यानी जिसको अपन वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। दो विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी और सी, ये होते हैं पानी में घुलनशील। यानी अगर हम किसी सब्जी को काट कर फिर पानी में धोते हैं तो जो उनमें उपस्थित विटामिन बी और सी है वो पानी में घुल जाएंगे और उस पानी को अपन फिर बाद में फेंक देते हैं, क्योंकि अपने को बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। फिर मान लेते हैं कि अगर जैसे कि अपन ने काट कर नहीं धोया है, काटने से पहले सब्जी को धो लिया, तो अगर अपन उसको ज़्यादा देर पकाते हैं या अधिक से जो एक आवश्यकता से अधिक पका लेते हैं तब विटामिन बी और सी गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। कि फिर बात करते हैं कि बूजों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि मैं ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे लिए या हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यानी जो व्यक्ति या जो बच्चे या जो बूढ़े ज़्यादा मोटे होते हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी आवश्यकता से अधिक वसायुक्त भोजन खाया है। इसलिए हमें हर प्रकार से संतुलित भोजन ही खाना चाहिए। ना तो अधिक वसायुक्त भोजन खाना चाहिए और न ही अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाना चाहिए। यानी सम्मिलित रूप में सारे भोजन को करना चाहिए। अब बात करते हैं अभावजन्य रोगों की। अभावजन्य रोग यानी किस जो अपने विटामिन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। वही है कि अगर जो अपन खाना खाते हैं बदल बदल के इसलिए खाते हैं कि किसी भी पोषक तत्व की अपने शरीर के अंदर कमी नहीं हो। मगर मान लेते हैं कि अपन लगातार एक ही सब्जी खा रहे हैं तो जो उस सब्जी में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो तो अपने शरीर को मिल जाएंगे,
लेकिन जो अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो नहीं मिलते शरीर को, जिससे अपना शरीर उस पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होता है उससे ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण हो सकते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी अभावजन्य रोग क्या होते हैं? जो लंबी अवधि तक जो अपने शरीर के महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से उत्पन्न होते हैं, उन्हें बोला जाता है अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी शरीर में वृद्धि नहीं होना, चेहरे पर सूजन आ जाना, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं और पेचिश आदि। फिर यदि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति में एक यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही दोनों जो आहार होते हैं एक व्यक्ति के भोजन से लंबे समय तक गायब रहते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग होते हैं तथा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं, वो अपन आगे जाके देखेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार लेने से ही की जाती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। यानी अपने शरीर को बीमारी से बचाने के लिए हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण कुछ होने वाले रोग या विकार, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या डायरी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की कमी से। तो इसकी कमी से होता है क्षीणता या दृष्टिहीनता, यानी आंखें कमजोर हो जाती हैं। क्षीणता यानी कम हो जाता है, आदमी क्षीण हो जाता है यानी कमजोर हो जाता है। लक्षण क्या है कि कमजोर दृष्टि हो जाएगी, रात में कम दिखाई देगा, कभी कभी तो पूरी तरह से भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। फिर बात करते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 से होता है बेरी बेरी रोग और दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति उसकी हड्डियां हो जाएंगी, वो कमजोर हो जाएंगी और वो काम कभी नहीं कर पाएगा, यानी जल्दी उसको थकान होने लग जाएगी। विटामिन सी की बात करते हैं तो इससे होता है स्कर्वी रोग होता है और इसके लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगता है। जिनके मसूड़ों से खून निकलता है उनमें विटामिन सी की कमी है, उनको खट्टे फल ज़्यादा खाने चाहिए। और मान लीजिए कहीं लग जाती है, अपन गिर जाते हैं, कोई घाव हो जाता है तो उसको भरने में भी अधिक समय लगता है। ये इसका भी रोग के लक्षण है। विटामिन डी की बात करते हैं, इससे रोग होता है रिकेट्स और इसके लक्षण रहते हैं कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। वहीं कैल्शियम की बात करते हैं तो इनसे रोग होता है अक्षियाँ और दंतक्षय, यानी दांतों का गिरना और अस्थियों का यानी हड्डियों का कमजोर होना। और लक्षण क्या है? कमजोर अस्थियां और दंतक्षय, वही दांत गिरने लग जाना, दांतें कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन से होता है घेंगा यानी गोइटर रोग, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता, यानी जो अपनी गर्दन होती है उसमें गलखंड हो जाता है, फूल जाती है हड्डी। और जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें अगर आयोडीन की कमी हो गई तो उनमें जो मानसिक विकलांगता यानी उनका दिमाग वो कमजोर रह जाता है। लोह की बात करते हैं तो अरक्तता यानी खून की कमी, और खून की कमी से हमेशा अपने शरीर को कमजोरी होती है। ये होते हैं विटामिन, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण। इसको आप याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर देखो सारांश भी देख लेते हैं कि सारांश में क्या क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। ये हो गए मुख्य पोषक तत्व। फिर कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि व अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। और फिर बताया गया है कि संतुलित आहार हमारे शरीर की आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और उचित जल की मात्रा में उपस्थित रहते हैं। वहीं हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता यानी कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये था अपन ने सारांश था, यानी ये चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर मोटे मोटे रूप में पढ़ी है। तो ये अपना चैप्टर नंबर 2 था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना है, ज़रूर से करना है। और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी और
हम किस चीज़ में सुधार कर सकते हैं या क्या किस जगह पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, वो चीज़ भी आप हमें बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक @संकलन क्लासेज, जिसमें एस बड़ा है और ये सी बड़ा है। जैसे ही आप टेलीग्राम पर ये सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपको हिंदी में अपने चैनल का नाम लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से आपको वीडियो की PDF भी मिल जाएगी और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।